ये कहा जाता है कि किसी निश्चित ताप पर अधिशोषक पर अधिशोषित होने वाली गैस की जो मात्रा होती है उसके और दाब के मध्य जो संबंध होता है उसे अधिशोषण समतापी कहा जाता है और इससे खींचा गया वक्र अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। तो आज हम इसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो देखिए बच्चों, अधिशोषण समतापी, अधिशोषण की मात्रा दाब पर निर्भर करती है। देखिए बच्चों, अधिशोषण की मात्रा किस पर निर्भर करती है? दाब पर निर्भर करती है। अतः निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा का दाब के साथ संबंध अधिशोषण समतापी वक्र कहलाता है। क्लियर है? अभी मैंने आपको ये बात बताई। आगे देखिए, फ्रायनलिक समतापी वक्र। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्रायनलिक समतापी वक्र के बारे में। देखिए फ्रायनलिक ने, देखिए बच्चों, फ्रायनलिक एक वैज्ञानिक थे। फ्रायनलिक ने 1909 में ठोस अधिशोषक के इकाई द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं दाब के मध्य एक संबंध दिया। ठीक है, देखिए संबंध को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, क्या संबंध दिया था फ्रायनलिक ने? x/m बराबर k, p और p की घात है 1/n। क्लियर है? वापस देखिए बच्चों, x/m बराबर k, p और p पे घात है, ये p पे पावर है 1/n। तो ये संबंध दिया था हमें फ्रायनलिक ने। आगे देखिए, यहाँ पे जो n है उसका मान 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है। और इस समीकरण को मैंने नाम दे दिया समीकरण नंबर 1। क्या नाम दे दिया? समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। आगे देखिए, यहाँ x, देखिए बच्चों x क्या है यहाँ पे? यहाँ x अधिशोषक के m द्रव्यमान द्वारा p दाब पर अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है तथा k तथा n क्या है यहाँ पे? स्थिरांक है। देखिए बच्चों, k और ये जो n है वो यहाँ पे स्थिरांक है जो अधिशोषक एवं गैस की प्रकृति के ऊपर निर्भर करते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में यहाँ तक की? आगे देखिए, इस संबंध को वक्र के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो देखिए बच्चों, इस संबंध को हम वक्र के द्वारा निरूपित कर सकते हैं। इस ग्राफ को या इस वक्र को आप ध्यान से देखिए। हम x एक्सिस पे तो ले रहे हैं दाब को, x एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? दाब ले रहे हैं। और y एक्सिस पे हम ले रहे हैं x/m को। क्लियर है? और ये देखिए अलग अलग ताप पर ये वक्र खींचे गए हैं। तो देखिए अलग अलग ताप पर इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? वक्र प्राप्त हो रहे हैं। ये वक्र हमें प्राप्त हुआ है 195 केल्विन पर, ये वाला वक्र हमें प्राप्त हुआ है 244 केल्विन पर और ये वाला वक्र प्राप्त हुआ है 273 केल्विन पर। क्लियर है? आगे बढ़े, देखिए इस वक्र में अधिशोषक के प्रति ग्राम द्वारा अधिशोषित गैस का द्रव्यमान दाब के विपरीत आलेखित किया जाता है। देखिए बच्चों, ग्राफ में क्या किया जाता है? जो अधिशोषक के प्रति ग्राम द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा, या हम बोल सकते हैं अधिशोषित गैस का द्रव्यमान, उसको दाब के विपरीत आलेखित किया जाता है। तो देखिए हमने यही तो किया है। यहाँ पे जो x/m है उसे p के विपरीत क्या किया है? आलेखित किया है। आगे देखिए, ये वक्र इंगित करता है कि निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से भौतिक अधिशोषण क्या होता है? घटता है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 का लघु गुणक लेने पर, देखिए बच्चों, जो हमारी समीकरण नंबर 1 थी ये, इसका हम क्या लेंगे? इसका लघु गुणक लेंगे। लीजिए भाई, लघु गुणक लिया तो क्या होगा? log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। तो देखिए बच्चों, लघु गुणक लेने पर हमें ये वाली समीकरण प्राप्त होगी। log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। क्लियर है? आगे देखिए, यह समीकरण y बराबर mx प्लस c के समतुल्य है। log x/m तथा log p के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा होती है। तो देखिए बच्चों, जब हम लोग log x/m ये और log p के बीच में जब ग्राफ खींचेंगे तो हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होगा। देखिए बच्चों, हमें ये इस तरीके से एक सरल रेखा प्राप्त होगी। यहाँ पे x एक्सिस पे हम लोगों ने लिया है log p को, y एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं log x/m को। क्लियर है? और इस तरीके से देखिए हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। इस सरल रेखा का जो ढाल है, ढाल बराबर होगा 1/n के, और जो ये अंत्यखंड है, ये अंत्यखंड बराबर होगा log k के।
क्लियर है? आई यहाँ तक की बात समझ में कि किस तरीके से log x अपॉन m तथा log p के मध्य ग्राफ खींचने पर हमें ये सरल रेखा प्राप्त होती है। क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए बच्चों, ढाल बराबर है 1 अपॉन n के। ढाल किसके बराबर है? 1 अपॉन n के। भाई अभी मैं बता चुकी हूँ वक्र में आपको कि ढाल बराबर 1 अपॉन n के है और अंतः खंड बराबर है log k के। अरे भाई अभी बताया है ना कि ढाल बराबर 1 अपॉन n और अंतः खंड बराबर log k। क्लियर है? अब देखिए आगे, फ्रायनलिक समतापी वक्रों से अधिशोषण की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है। देखिए बच्चों, जो फ्रायनलिक समतापी वक्र है उससे हम अधिशोषण की व्याख्या कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं? इसके लिए हम क्या करते हैं? ग्राफ खींचते हैं। किस किस के बीच में? x अपॉन m और p के बीच में जब हम ग्राफ खींचते हैं तो देखिए हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। इस तरीके से क्या प्राप्त होता है? ग्राफ प्राप्त होता है। इस ग्राफ का हम लोग निम्न दाब पर, मध्यम दाब पर और उच्च दाब पर अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब है किसी भी गैस की अधिशोषित मात्रा का अध्ययन हम निम्न दाब पर, यानी निम्न दाब पर अधिशोषण पे क्या प्रभाव पड़ता है, उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है और मध्यम दाब पर अधिशोषण की मात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए बच्चों, जब हम x अपॉन m और p के बीच में ग्राफ खींचते हैं हमें इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, जब हम निम्न दाब की बात करें, यहां से लेके यहां तक, देखिए जब हम निम्न दाब की बात करें, आप ध्यान से देखिए, निम्न दाब पर हमें क्या प्राप्त हो रही है? एक सीधी रेखा प्राप्त हो रही है। यानी हमारा ग्राफ एक यहां से लेके, अगर हम यहां लेके यहां तक की बात करें तो निम्न दाब पर जो हमारा ग्राफ है वो एक सीधी सरल रेखा के रूप में। क्लियर है? अगर हम मध्यम दाब पर देखें तो देखिए मध्यम दाब पर हमें इस तरीके से वक्र के रूप में, हल्के से वक्र के रूप में हमें क्या मिल रहा है? ग्राफ मिल रहा है। और जब हम उच्च दाब पर बात करें तो देखिए बच्चों, उच्च दाब पर ये ग्राफ क्या हो गया? एक क्षैतिज रेखा के रूप में हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जो अधिशोषण की मात्रा है उसका निम्न दाब पर, मध्यम दाब पर और उच्च दाब पर हम अध्ययन करेंगे और फ्रायनलिक समतापी जो समीकरण थी उसको यहां पर हम अप्लाई करेंगे कि किस किस तरीके से मध्यम दाब पर, निम्न दाब पर, उच्च दाब पर वो समीकरण किस तरीके से दाब के ऊपर निर्भर करती है। या ये कह सकते हैं कि अधिशोषण की मात्रा किस प्रकार से दाब के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम निम्न दाब की बात करें तो निम्न दाब पर देखिए x अपॉन m बराबर किसके है? k p। ठीक है, अगर हम मध्यम दाब पर बात करें तो x अपॉन m बराबर है k p और p की घात है 1 अपॉन n के। ठीक है, और अगर हम उच्च दाब की बात करें तो x अपॉन m बराबर है k और p की पावर क्या है? 0, यानी k p की पावर 0। यानी उच्च दाब पर जो अधिशोषण की मात्रा है वो दाब के ऊपर निर्भर नहीं करती है। और देखिए हमें उच्च दाब पर इस तरीके से क्षैतिज रेखा प्राप्त हो रही है। क्लियर है? और यहाँ पे इस बिंदु पर जो ये दाब है इसे कहते हैं संतृप्ति दाब। क्या कहा जाता है? इसको संतृप्ति दाब कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, अब हम तीनों दाबों की परिस्थिति पर इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, सबसे पहले बात कर रहे हैं निम्न दाब पर। किस पर बात कर रहे हैं? निम्न दाब पर। देखिए x अपॉन m तथा p के मध्य ग्राफ एक सरल रेखा होती है। देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको समझाया है कि निम्न दाब पर हम लोग बात करें तो हमें ऑलमोस्ट एक सरल रेखा के रूप में ग्राफ प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? तो देखिए हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं x अपॉन m किसके समानुपाती है? p के। बोल सकते हैं। अरे भाई सरल रेखा प्राप्त हो रही है ना। जब हम लोगों ने x अपॉन m और p के मध्य ग्राफ खींचा तो मैं ये बोल सकती हूँ कि x अपॉन m किसके समानुपाती है? p के। जब समानुपाती का साइन हटेगा यहाँ पे निकल के आएगा k स्थिरांक निकल के आएगा, यानी x अपॉन m बराबर k p। ठीक है, और k यहाँ पे क्या है? स्थिरांक है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास ये समीकरण निकल के आ गई जब दाब क्या है? निम्न है। दाब क्या है? निम्न। क्लियर है? आया समझ में? अब हम बात करते हैं उच्च दाब पर। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, उच्च दाब पर ग्राफ क्षैतिज अवस्था में आता है। मैंने आपको समझाया ना। अरे भाई ग्राफ को देखिए, भाई उच्च दाब पर हम लोग बात करें तो हमें ग्राफ इस तरीके से क्षैतिज अवस्था में ग्राफ प्राप्त होता है। ये मैंने अभी आपको समझाया है। तो देखिए बच्चों, उच्च दाब पर ग्राफ क्षैतिज अवस्था में आता है, अर्थात अधिशोषण की मात्रा पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी अधिशोषण की मात्रा दाब पे निर्भर नहीं करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x अपॉन m किसके समानुपाती है? p की पावर 0 के, यानी p की घात क्या है? 0। ठीक है, जब हम खोलेंगे इसे, समानुपाती का साइन हटेगा और ये आएगा x अपॉन m बराबर k p और p की घात 0। और जब किसी की घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1।
ठीक है, यानी यहाँ पे p की पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या निकल के आया, x/m बराबर k p की पावर 0 यानी बराबर हो गया k, यानी हम ये बोल सकते हैं कि x/m बराबर क्या है k। और ये परिस्थिति कब है, जब हम लोग बात कर रहे हैं उच्च दाब की। किसकी बात कर रहे हैं हम, उच्च दाब पर। देखिए तो उच्च दाब पर ये वक्र संतृप्तता की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों क्या होता है कि उच्च दाब पर जो ये ग्राफ है ये संतृप्तता की ओर बढ़ते हैं और क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ठीक है, आई यहां तक की बात समझ में। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं मध्यवर्ती दाबों पर कि मध्यवर्ती दाबों पर क्या होता है, या ये कह सकते हैं कि मध्यम दाब पर क्या परिस्थिति होती है। तो देखिए मध्यवर्ती दाबों पर x/m का मान दाब के घातांक 1/n पर निर्भर करता है, जहां 1/n का मान 0 से 1 तक हो सकता है। और सामान्यतः देखिए बच्चों, सामान्यतः यह मान 0.1 से 0.5 तक होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोल सकते हैं कि x/m किसके समानुपाती है, p, और p की घात 1/n है। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि x/m समानुपाती है p की पावर 1/n के, या p की घात 1/n के। और इसे मैं क्या बोल सकती हूँ, जब ये समानुपाती का साइन हटेगा मैं इसे और क्या बोल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ x/m बराबर k p और p की पावर 1/n। ठीक है, अरे भाई जब ये समानुपाती का साइन हटा तो यहाँ क्या आ गया, k आ गया। क्लियर है। तो देखिए बच्चों हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने निम्न दाब पर, उच्च दाब पर और मध्यम दाब पर, यानी दाब की तीनों परिस्थितियों पर हम लोगों ने अधिशोषण की मात्रा के बारे में पढ़ा कि दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे विलयन प्रावस्था से अधिशोषण के बारे में। देखिए बच्चों क्या पढ़ेंगे हम लोग कि विलयन प्रावस्था में किस तरीके से अधिशोषण होता है। तो देखिए जब ठोस पदार्थ किसी विलयन के संपर्क में आता है तो वह विलयन में उपस्थित पदार्थ का अधिशोषण कर लेता है और इसे विलयन प्रावस्था में अधिशोषण कहते हैं। क्लियर है, आगे देखिए उदाहरण देखिए। पहला, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो अम्ल का कुछ अंश चारकोल के द्वारा अधिशोषित हो जाता है तथा विलयन में अम्ल की सांद्रता घट जाती है। तो देखिए बच्चों, जब एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन में चारकोल डाल देते हैं ना तो क्या होता है, अम्ल की कुछ मात्रा चारकोल के द्वारा अधिशोषित कर ली जाती है। तो क्या होगा, अम्ल की सांद्रता घट जाएगी, कम हो जाएगी। आगे देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, लिटमस के विलयन को चारकोल के साथ हिलाने पर वो रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, रंगहीन। ठीक है, अगला देखिए तीसरा उदाहरण देखिए, MgOH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको मैग्नेसोन अभिकर्मक की उपस्थिति में अवक्षेपित किया जाता है तो यह नीला रंग प्राप्त कर लेता है और यह नीला रंग मैग्नेसोन के अधिशोषण के कारण होता है। क्लियर है, समझ में आया। तो देखिए बच्चों आगे, विलयन प्रावस्था से अधिशोषण में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त किए गए हैं। तो देखिए बच्चों, जब विलयन प्रावस्था से अधिशोषण होता है तो क्या क्या प्रेक्षण प्राप्त होते हैं, नजर डालिएगा। देखिए पहला क्या है, अधिशोषण की सीमा ताप के बढ़ने पर घटती है। क्लियर है। दूसरा देखिए, अधिशोषण की सीमा अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने पर बढ़ती है। तीसरा देखिए, अधिशोषण की सीमा विलयन में विलेय की सांद्रता पर निर्भर करती है। और अगला देखिए फोर्थ क्या है, अधिशोषण की सीमा अधिशोषक एवं अधिशोष्य की प्रकृति पे क्या करती है, निर्भर करती है। क्लियर है यहां तक। आगे देखिए, फ्राइडलिक समीकरण विलयनों से अधिशोषण के व्यवहार का वर्णन करती है। यहाँ दाब के स्थान पर विलयन की सांद्रता ली जाती है। तो देखिए बच्चों, कहने का मतलब ये है कि फ्राइडलिक समीकरण के द्वारा भी हम विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दाब के स्थान पे क्या काम लिया जाता है, सांद्रता काम ली जाती है। तो देखिए
अर्थात x अपॉन m बराबर k c और c की घात 1 अपॉन n। तो देखिए बच्चों, विलयन प्रावस्था में अधिशोषण के लिए ये समीकरण निकल के आएगा, जबकि वहां पे हमने क्या पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था x अपॉन m बराबर k p। भाई हमने वहां पे दाब की बात की थी, k p और p की घात 1 अपॉन n, ठीक है। और जब हम विलयन प्रावस्था की बात करेंगे तो p की जगह हम क्या काम में लेंगे, c। ये काम में ले लिया हमने c। क्लियर है। अब देखिए C क्या है, यहाँ पे C साम्य सांद्रता है। देखिए बच्चों, क्या है, साम्य सांद्रता है, और इसे और क्या कह सकते हैं, अधिशोषण पूर्ण होने पर सांद्रता। क्लियर है। आगे देखिए, लघु गुणक लेने पर, तो देखिए बच्चों, हम इस समीकरण का लघु गुणक लेंगे। तो देखिए, लघु गुणक लेने पर हमें ये समीकरण प्राप्त होगी, log x अपॉन m बराबर log k प्लस 1 अपॉन n log c। क्लियर है। और जब log x अपॉन m यानी log x अपॉन m तथा log c, ठीक है, इनके बीच में अगर हम आलेख खींचेंगे तो क्या होगा, सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो देखिए बच्चों, log x अपॉन m को log c के विपरीत आलेखित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जो फ्रायनलिक समतापी के सत्यापन को दर्शाती है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, क्या है, जब log x अपॉन m और log c के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है, सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इस सीधी रेखा का प्राप्त होना ही हमें फ्रायनलिक समतापी के सत्यापन को क्या करता है, दर्शाता है। क्लियर है, आई समझ में। तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने अधिशोषण समतापी के बारे में पढ़ा कि अधिशोषण समतापी क्या होता है और अधिशोषण समतापी वक्र क्या होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने विलयन प्रावस्था में अधिशोषण को भी समझा। ये आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे आगे के जो टॉपिक्स है उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।